हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आई थिंक वो सारे क्लियर भी हो गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्प्रेरण। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, उत्प्रेरण की बात करें तो उत्प्रेरण क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। देखो, उत्प्रेरक की अगर हम बात करें ना तो आपको ध्यान में रखना है, उत्प्रेरक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। या तो वो बढ़ा सकता है या वो घटा सकता है, लेकिन कभी भी अभिक्रिया के उसको क्या कहते हैं अपने बोल सकते हैं जो उत्पाद के रूप में अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आपको। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करे परंतु स्वयं द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहे, उत्प्रेरक कहलाता है एवं इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो, सबसे पहले इसके वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। ठीक है, वेग को परिवर्तित करने से मतलब है कि वो क्या कर सकता है, इसको बढ़ा भी सकता है और वो इसको घटा भी सकता है। दोनों तरीके से ये परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट डे बोल रहे हैं परंतु स्वयं द्रव्यमान और संगठन की दृष्टि से अंत में अपरिवर्तित रहते हैं, यानी उत्प्रेरक वैसे का वैसा ही रहता है, इसमें किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होती, उत्प्रेरक कहलाता है। और यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? आपकी उत्प्रेरण। तो इसको समझते हैं कि भाई ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो, मान लो मैंने आपको कोई अभिक्रिया दे दी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे अपने क्या बोलते हैं, एथीन। जब एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है, मतलब एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है, तो क्या बनता है आपका CH3, या फिर अपने से ऐसे लिख देते हैं CH2 और यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यानी CH3 बन जाता है, यानी आपका एथेन बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पीछे बता रखा है कि जब हम कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया के दौरान है ना, जब आप अभिकारक से उत्पाद बना रहे हो, जब तक उसे सक्रियण ऊर्जा प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता। और सक्रियण ऊर्जा उस पीक को कहते हैं। देखो यहाँ पर देखो इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसमें आपको पता है यहाँ पर आपके पास क्या आता है, अभिकारक, इधर आपके पास क्या आता है, उत्पाद। और ये जो आपका पीक पॉइंट होता है ये किसको बताता है, आपका सक्रियण ऊर्जा को बताता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें कि ये तो हमारी नॉर्मल अभिक्रिया है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में उत्प्रेरक मिला दें, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में हम यूज करेंगे निकल को। किसको यूज करेंगे? निकल जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का उत्प्रेरक है। अब ये उत्प्रेरक कैसे काम करता है? ये यहाँ पर आके इसके वेग को बढ़ाने का काम करेगा। यानी पहले आपके एथीन को एथेन में परिवर्तित होने में ज्यादा समय लग रहा था और आपकी ज्यादा ऊर्जा जो है इसमें यूज हो रही थी। लगभग अपने बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा यूज हो रही थी वो थी 1200 किलो जूल। ठीक है, 1200 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने बात करते हैं, मात्रक तो रहने देना, बस यूं समझो। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने इसमें निकल उत्प्रेरक मिलाया, निकल उत्प्रेरक मिलाने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पर आपके पास क्या है, निकल उत्प्रेरक। ये क्या है आपके पास, निकल उत्प्रेरक है। अभी निकल उत्प्रेरक क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन को इसके ऊपर अट्रैक्ट करेगा तो जो आपके हाइड्रोजन है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके से है। अब इनको अट्रैक्ट कौन कर रहा है, निकल उत्प्रेरक। तो ये यहाँ पर आके क्या कर लेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। कौन? ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ इस उत्प्रेरक के कारण इसमें एक प्रकार से नए बंध बन गए। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब जैसे नया बंध बनेगा तो पुराना बंध क्या होगा, कमजोर होने लग जाएगा। जैसे ही दोनों हाइड्रोजन इस पे आके चिपक जाएंगे तो दोनों हाइड्रोजन के मध्य उत्प्रेरक के बीच का जो आकर्षण है वो बहुत प्रबल हो जाएगा और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कमजोर हो जाएगी। ठीक है, देखो
आपको पता है कि यहाँ पर एथीन है, एथीन से आपको एथेन में बदलना है। एथेन में आप तभी बदलोगे ना जब हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो कमजोर हो जाए। और ये आपका अब देखो यहाँ पर ये जो आपके पास अभिकारक है, इसको अगर हमने उत्पाद में बदलना है तो इसके लिए हमारा ग्राफ ये बनेगा। और जो इसकी सक्रिय ऊर्जा का मान है, यानी जो इसके ई का मान है वो है लगभग 1200। अब जब तक इसको 1200 ऊर्जा नहीं मिलती ना, तब तक आपका एथीन जो है वो एथेन में परिवर्तित नहीं होगा। ये आपका जो पीक है वो क्या है, विदाउट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको ये पीक मिलता है। इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका पीक जो है वो सक्रिय ऊर्जा को बता रहा है। अब जैसे ही आपने इसमें क्या मिला दिया, उत्प्रेरक मिला दिया। उत्प्रेरक मिलाने के कारण क्या होता है कि इसके सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है। वो कैसे ये प्रोसेस होता है उसको समझना। मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पर निकल उत्प्रेरक है इस तरीके से। ये क्या है आपके पास, निकल उत्प्रेरक है। अब इस निकल उत्प्रेरक पे क्या होता है कि एक तो आपके पास अभिकारक ये है, एक आपके पास अभिकारक ये है। देखो, दो हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग है ना वो क्या है, एक बार मजबूत है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो हाइड्रोजन गैस होता है ना वो स्थायी होता है। एक तो मैंने आपको बताए थे अस्थायी गैसेस जो आसानी से द्रवित हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन गैस मैंने आपको बताया था ये ऐसी गैसें हैं जो आसानी से द्रवित नहीं होते, यानी इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो काफी मजबूत होती है। ठीक है, अब देखो ये बॉन्डिंग काफी मजबूत है। जब तक इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आप ऊर्जा प्रॉपर नहीं दोगे तब तक ये टूटेगा नहीं, और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक ये नया बंध बनाएगा नहीं। समझ आ रही है मेरी बात। यहाँ पर ये उत्प्रेरक क्या करता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, इसको अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है। जैसे ही इसको अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है। ठीक है, लेकिन निकल उत्प्रेरक ने आते ही क्या किया, इनको अपने ऊपर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इनको अपने ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर अब्जॉर्ब होने लग जाएगा, इस पर अट्रैक्ट होने लग जाएगा, वैसे ही क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो बीच की बॉन्डिंग है वो कमजोर हो जाएगी। और हमें यही तो काम करना था। अगर आप जितनी जल्दी इस बॉन्ड को कमजोर कर सकते हो, जितनी जल्दी कमजोर करोगे, जितना आसानी से तोड़ोगे, उतनी ही आसानी से इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लियर बात है। आपको सिर्फ इनके बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ना होता, आपको इसके बीच का बॉन्ड भी तोड़ना होता है, क्योंकि हम इसको आगे जाके डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे। तो देखना यहाँ पर अब आपके पास क्या है, एथीन भी है, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही बॉन्ड है आपके पास। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो भी क्या हो जाती है, इसके ऊपर अब्जॉर्प्शन के कारण या इसके ऊपर अपने इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन के कारण क्या होगा, ये कमजोर हो जाएगा और इन दोनों के बीच की जो एक बॉन्ड है वो कमजोर हो जाएगी और आसानी से टूट जाएगी। जब इसके बीच की बॉन्ड टूट जाएगी, इनके बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो फिर ये दोनों आपस में आसानी से रिएक्ट कर लेंगे। और ये कितनी आसानी से रिएक्ट करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि अब निकल उत्प्रेरक के आने के कारण इनकी जो सक्रिय ऊर्जा का मान है वो लगभग मान के चलते हैं, लगभग आपका 600 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, अब उत्प्रेरक देने पर अब ऊर्जा आप कम दे रहे हो, यानी पहले इतनी ऊर्जा दे रहे थे तब जाके आपको उत्पाद बन रहा था, लेकिन अब कम ऊर्जा दोगे तो ये उत्पाद बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, दोबारा सुनना, पजल बिल्कुल मत होना। मैंने आपको क्या कहा कि बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो सक्रिय ऊर्जा का मान लगभग इतना होता है, जब तक इनका बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक आप ऊर्जा दोगे और लगभग आपको 1200 मतलब किलोजूल ऊर्जा देना पड़ता है। उसके बाद इनके बीच की बॉन्डिंग टूटती है और तब जाके ये आपके उत्पाद बनाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसमें उत्प्रेरक मिला देते हो, उत्प्रेरक क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे इनके बीच की बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है। एथीन को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे इनके बीच की बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है। दोनों के बीच की अगर बॉन्डिंग टूट जाएगी तो दोनों नया बॉन्ड आसानी से बना लेंगे, और दोनों जैसे ही नया बॉन्ड बना लेंगे वैसे ही ये क्या करते हैं,
आपका निकल उत्प्रेरक इन दोनों को जोड़ करके, मतलब इनकी अभिक्रिया करवा करके ये उत्पाद बना करके ये बाहर निकल जाता है। अब आप देख सकते हो निकल उत्प्रेरक लिया, ये आया, इसने उत्पाद बनाने में इसने हेल्प करके ये बाहर निकल गया। तो मैं ये बोल सकती हूँ इसने वेग को बढ़ा तो दिया, लेकिन स्वयं जो है वो रासायनिक द्रव्यमान एवं संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहा। क्लियर बात। तो ये तो था कि जब आपने उत्प्रेरक नहीं मिलाया था, मतलब ये जो हमने ग्राफ देखा था वो तो था आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये हमने ग्राफ पाया। लेकिन अगर हम बात करें उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपको कुछ यहाँ मिलता है। क्लियर बात। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो इतना ज्यादा ऊर्जा आपको, इतना इसका पीक पॉइंट काफी ज्यादा था, यानी इतनी ऊर्जा इसको मिलती थी तब भी जाके ये उत्पाद बना रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको ऊर्जा अब इतनी मिल जाएगी, उत्प्रेरक की हेल्प से ये क्या करेगा, उत्पाद बना देगा। यानी ये जो हमें ग्राफ मिलता है वो आपको उत्प्रेरक की सॉरी यहाँ पे गलती होगी, उत्प्रेरक की ये अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, और ये है आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने ये ग्राफ पाया। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास होते हैं अभिकारक, यानी अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2, यहाँ पे अभिकारक है, और यहाँ पर आपका क्या है, उत्पाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, आपको पता है कि इधर जैसे जैसे अपने ग्राफ में x अक्ष को बताएगा, ये y अक्ष को बताएगा, और ये सारा का सारा जो है ये इतना सबका पीक पॉइंट है, ये किसको बताएगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा को, और जो यहाँ से आपको मिलेगा EA का मान वो बताएगा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा को। आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में। ठीक है, एक तो हम भौतिक दृष्टि से पढ़ेंगे, एक हम रासायनिक दृष्टि से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, पीछे वाला जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था ना, उसमें हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, हमारा जो पीछे वाला फॉर्मूला था वो क्या था, आपका फॉर्मूला था लॉग x अपोन में m इजिकल्स टू लॉग k प्लस में ln log p, ये हमारा फॉर्मूला आया था पीछे। ठीक है, अब इसमें जो ग्राफ था ना बाय मिस्टेक वो गलत हो गया है, क्योंकि देखो मैं आपको हर बार बताते आई हूँ कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, हम इसको किस अकॉर्डिंग देखते हैं, हम इसको देखते हैं y इजिकल्स टू c प्लस एम एक्स, हमारा यही फॉर्मूला होता है हमेशा। ये तो आपका किसको बताता है, y को, यानी log x अपोन में m को। ये किसको बताता है, ये बताता है x को, ये वाला हिस्सा y को, ये x को बताता है। तो ये क्या था आपका log p। अब देखो मैंने आपको कहा था कि जहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है ना वो हमारा C पॉइंट होता है, और हमारा C पॉइंट क्या है, log k है, और यहाँ पर जो आपका m का मान है वो डिपेंड करता है कि हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। मैंने आपको कह रखा है कि अगर हमारा m वाला मान पॉजिटिव आता है तो आपका ये 1/n है भाई, ये 1/n है, आप इसको l मत समझ लेना, ये 1/n है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा था कि अगर m का मान पॉजिटिव होता है तो ग्राफ जाता है ऊपर की तरफ, और अगर m का मान नेगेटिव होता है तो ग्राफ जाता है नीचे की तरफ। ये आपको याद रखना है, यानी जो हमें यहाँ पे ढाल मिलता है वो 1/n का, वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो ढाल ऊपर की तरफ है। ये आप ध्यान रखना, बाय मिस्टेक से गलत हो गया मुझसे, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इस चीज़ को भी आप सही कर लेना। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो उत्प्रेरक के प्रकार की अगर हम बात करें तो उत्प्रेरक के प्रकार में आप 4 पॉइंट पढ़ोगे। एक तो आप पढ़ोगे धनात्मक उत्प्रेरक, जो कि सबसे पहला पॉइंट है। देखो धनात्मक नाम से क्या लग रहा है, धनात्मक यानी पॉजिटिव, यानी बढ़ाने वाला। इस तरीके से माइंड मेकअप कर लो कि धनात्मक यानी बढ़ाने वाला, ऋणात्मक यानी घटाने वाला। ठीक है, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है आपका धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो वे उत्प्रेरक
जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ाने का कार्य करे उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसमें अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड का। जब हम इसको मैग्नीशियम क्या कहते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है आपका, इसके साथ तापीय अपघटन करवाते हैं तो क्या होता है कि जो आपका 2KCl और 3O2 बाहर निकलता है वो बहुत ही स्पीड में हमें मिल जाता है। अब आपको जो पीछे एग्जाम्पल कराया था मैंने एथीन से एथेन निर्माण की क्रियाविधि वाला, तो उसमें भी हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे ना, उसको भी आप धनात्मक उत्प्रेरक में लेके चल सकते हो। सेम एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें भी अभिक्रिया का वेग बढ़ ही रहा था और इसमें भी अभिक्रिया का वेग बढ़ ही रहा है। और पीछे जो मैंने आपको ग्राफ समझाया था वो ग्राफ आप धनात्मक उत्प्रेरक में कर सकते हो। क्लियर बात? तो सीधी सी बात ये है, धनात्मक उत्प्रेरक कौन से उत्प्रेरक होते हैं? वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की वेग को बढ़ाने का काम कार्य करे। ठीक है, तो उसे अपने धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक फिर किसे कहेंगे? तो सीधी सी बात देखो, नाम बिल्कुल अपोजिट है तो काम भी अपोजिट होगा। ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की वेग को घटाने का कार्य करे उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम धनात्मक का तो समझ आता है, हमें अभिक्रिया का वेग बढ़ाना है, लेकिन हमें अभिक्रिया का वेग घटाना क्यों है? तो देखो कई कंडीशन ऐसी आती है जहां हमें अभिक्रिया के वेग को घटाने की भी जरूरत पड़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ना, वो बहुत ही जल्दी, हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए लेकिन वो बहुत ही जल्दी आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो किस किस में टूट जाता है? जल में और ऑक्सीजन में। लेकिन हमें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को थोड़े लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ी सी मात्रा में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। अब ये ग्लिसरॉल क्या कर रहा है? उसके अपघटन की दर को कम कर रहा है। यानी मैं बोल सकती हूँ इसने अभिक्रिया की वेग को क्या कर दिया? स्लो कर दिया यानी कम कर दिया। तो यहाँ पर जो ग्लिसरॉल है वो क्या करेगा? अभिक्रिया की वेग को घटाने का कार्य करेगा। समझ आ गई होगी बात? देखो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाने का कार्य करे उसे हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और ये रहा आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको चाहिए लेकिन ये बहुत ही जल्दी जल में और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। आपने क्या करना है? इस अभिक्रिया को थोड़े और लंबे समय तक रोक के रखना है, उसको कम करना है। तो इसके लिए आप इसमें क्या मिला देते हो? ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है ये एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। समझ आ गई बात? धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक समझ आ गया होगा आपको। ये बढ़ाने का काम कर रहा है, ये घटाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है स्वतः उत्प्रेरक। देखो स्वतः उत्प्रेरक में क्या होता है कि कई बार हम कई सारी अभिक्रियाएं करवाते हैं और उन अभिक्रियाओं में हमें बाहर से उत्प्रेरक मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आपने अभिक्रिया शुरू की, थोड़ी सी मात्रा में आपका उत्पाद बनेगा। पहले जो उत्पाद बनेगा वो बहुत कम मात्रा में बनेगा, लेकिन वो जो उत्पाद बन गया ना थोड़ी सी मात्रा में, वही अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देगा। समझ आ रही है मेरी बात? देखो यहाँ पर देखो, पहली बात तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे। रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वतः उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपने ले लिया एथिल एसीटेट। ये रहा आपके पास एथिल और इस अपने क्या बोलेंगे? एसीटेट। एथिल एसीटेट की जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो थोड़ी सी मात्रा में जैसे H+ आयन बन जाता है, आपको पता है अभिक्रिया हो रही है तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी H2 में से H और OH अलग होगा ना, तो जैसे ही थोड़ी सी मात्रा में H+ बनता है, अब ये जो H+ आपको मिला वो आपको अभिकारक में से मिला, बाहर से तो नहीं लिया ना आपने। तो अभिकारक में से आपको जो H+ मिला है वो क्या करेगा? यहाँ पे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करेगा और अभिक्रिया की वेग को बढ़ा देने का कार्य करेगा। उसे हम बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक। समझ आ गई होगी बात? जो आप सीधी सी बात है, देखो स्वतः उत्प्रेरक है यानी जिसमें अपने आप ही उत्प्रेरक का काम कर रहा है। जो आपका उत्पाद है वो अपने आप ही अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, हमें बाहर से उत्प्रेरक मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रेरित उत्प्रेरक के बारे में। तो प्रेरित उत्प्रेरक में क्या होता है कि कई अभिक्रियाएं जो होती है वो संपन्न हो जाती है और कई अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती।
जब हम दोनों अभिक्रियाओं को मिला दें, जो संपन्न हो रही है और जो संपन्न नहीं हो रही, उन दोनों को मिला देंगे तो वो तीसरी रिएक्शन भी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने एक अभिक्रिया करवाई, वो तीव्र गति से संपन्न होगी। आपने दूसरी अभिक्रिया करवाई, वो संपन्न नहीं हुई, मतलब उसमें उत्पाद नहीं बनाया। लेकिन पहले अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया को मिलाने के बाद आप देखते हो जो आपको तीसरी अभिक्रिया जो आपने बना रहे हो ना, जिसमें आपने पहली अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया के अभिकारकों को जोड़ दिया, तो आपको उस दूसरे का भी उत्पाद मिल जाएगा। समझना इस चीज को। देखो, प्रेरित उत्प्रेरक किसे कहते हैं? पहली बात तो कुछ अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली द्वितीय अभिक्रिया के वेग के प्रेरण से तीव्र हो जाती है। अब मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे आपने इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, आपका उत्पाद बन गया। दूसरी अभिक्रिया आपके पास ये है, इसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, उत्पाद नहीं बना। लेकिन जैसे ही जिसके साथ उत्पाद नहीं बन रहा ना, इसकी अभिक्रिया अगर आपने इसके साथ करवा दी, जो आपकी तीसरी रिएक्शन आप देख रहे हो, अगर आपने इसके साथ अभिक्रिया कराई तो आपने देखा कि इसका भी उत्पाद आपको मिला और इसका भी उत्पाद आपको मिल गया। यानी जो पहले उत्पाद नहीं बना रहा था, लेकिन दूसरी अभिक्रिया के वेग से वो प्रभावित हो गया और उसने उत्पाद बना लिया। यानी ये इससे प्रेरित हो गया कि मैं भी उत्पाद बना लेता हूँ। समझ आई बात? तो ये तो थे आपके उत्प्रेरक के प्रकार। अब देखो, ये तो उत्प्रेरक के प्रकार थे। 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जिसमें अब उत्प्रेरक को हेल्प करने वाले भी होते हैं। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि जो अभिक्रिया को हेल्प कर रही थी और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का, घटाने का, स्वतः या प्रेरित किसी भी तरीके से हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जो उत्प्रेरक को हेल्प करे। अभी तक सिर्फ हम उत्प्रेरक पढ़ रहे थे, उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक को हेल्प करने वाले भी बैठे हुए हैं। तो उत्प्रेरक को हेल्प करने वाले जो बैठे हुए हैं, उसके लिए आपके 2 प्रकार हैं। एक होता है आपका उत्प्रेरक वर्धक, एक होता है आपका उत्प्रेरक विष। अगर हम बात करें, देखो, वर्धक और विष नाम से आपको कुछ तो क्लियर सा हो रहा होगा। वर्धक यानी बढ़ाना, विष यानी कम करना, यानी घटाना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उत्प्रेरक वर्धक और विष के बारे में। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, फिर मैं इधर वाला रफ करके वो आपको समझा दूंगी। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट अब तक तो अब हम बात करेंगे उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। और एक हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? उत्प्रेरक विष। तो डेफिनेशन देखना उत्प्रेरक वर्धक की। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करे। ठीक है, इसमें अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है, अमोनिया निर्माण की विधि। आपको पता है कि अमोनिया का निर्माण किससे होता है? हैबर विधि से होता है। तो यहाँ पे मैं अभिक्रिया लिख देती हूँ। अभिक्रिया आपकी है N2 प्लस में 3H2, क्या बन जाता है आपका? 2NH3, अमोनिया ही बनता है। अब देखो, इसके लिए हम क्या मिलाते हैं? इसमें Fe उत्प्रेरक। ठीक है, अब Fe की क्रियाशीलता को और भी ज्यादा हम अच्छा कर सके, उसके लिए इसमें मिलाया जाता है MO मोलिब्डेनम। ठीक है, तो यहाँ पर ये Fe तो क्या है? उत्प्रेरक है। Fe उत्प्रेरक है और MO क्या है आपका? उत्प्रेरक वर्धक है। उत्प्रेरक वर्धक जो कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्प्रेरक विष के बारे में, तो देखो, अभी मैंने कहा कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो बढ़ाएगा वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। उत्प्रेरक विष क्या होगा? जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करे। अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करे वो तो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करे वो आपके उत्प्रेरक विष होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने
करने का कार्य करे, उत्प्रेरक विष कहलाता है। ठीक है, इसमें सेम आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा, बस विष के रूप में आपका वहां कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कह रही हूँ आपका, सॉरी, अभिक्रिया यही हो जाएगी आपकी। लेकिन ध्यान में आपको ये रखना है कि Fe तो क्या है, उत्प्रेरक है, लेकिन यहाँ पर जो उत्प्रेरक विष के रूप में हम उपयोग में लेते हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है आपका उत्प्रेरक, और ये क्या है आपका सॉरी, उत्प्रेरक विष। अब देखो यहाँ पर, ये तो भाई डेफिनेशन की बात होगी, रिएक्शन यानी हम एग्जांपल्स इसकी बात कर चुके। बात आती है कि भाई ये अभिक्रिया के वेग, उत्प्रेरक के वेग को बढ़ाने का और उत्प्रेरक के वेग को घटाने का काम कैसे करता है। देखो, उत्प्रेरक वर्धक की अगर हम बात करें ना, तो वहां पर क्या होता है, आपको पता है कि उत्प्रेरक कैसे काम करता है। उत्प्रेरक जो होता है वो अट्रैक्ट करता है अभिकारकों को, अभिकारकों को, फिर उनकी बॉन्डिंग जो है कमजोर कर देता है और दोनों आपस में फिर जुड़ जाते हैं नए बॉन्ड से, फिर वो उत्प्रेरक साइड हो जाता है, यही होता है। अब बात आती है कि ये वर्धक कैसे काम करता है, ये विष कैसे काम करता है। देखो, आपको पता है कि आपके पास क्या है, इस तरीके से उत्प्रेरक है। ठीक है, अगर उत्प्रेरक जो है वो आपके नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है बहुत ही अच्छे तरीके से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो आपको पता है वो जितने ज्यादा, देखो सीधी सी बात है, ये आपका क्या है, Fe उत्प्रेरक है। यूं समझो, Fe उत्प्रेरक है। Fe उत्प्रेरक में आपने क्या मिला दिया, आपने मिला दिया MO यानी मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या करेगी, Fe जितनी दर से या जितनी वेग से इनको अट्रैक्ट कर रही थी ना, मॉलिब्डेनम के आ जाने से इसका जो अट्रैक्ट करने का तरीका, यानी अपने बोल सकते जो अट्रैक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा यानी बॉन्ड जो है वो इजीली टूट जाएंगे। पुराने बॉन्ड अगर इजीली टूट जाएंगे तो नए बॉन्ड बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों वर्क करते हैं। क्लियर बात। लेकिन उत्प्रेरक विष में क्या होता है, उत्प्रेरक विष में ये आपने ले लिया Fe। अब Fe में ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके चारों तरफ इस तरीके से लेयर बना लेता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर लेयर बना लेगा तो क्या बाहर से दूसरी चीजें आके इस पे अट्रैक्ट हो पाएंगी क्या ढंग से, नहीं हो पाएंगी। अगर दूसरे जो पुराने बॉन्ड है वो अगर ढंग से नहीं टूट पाएंगे, अगर वो नहीं इसके साथ अट्रैक्ट होंगे तो उत्पाद भी नहीं बन पाएगा। इस तरीके से वर्क करता है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारे उत्प्रेरण के प्रकार वाला टॉपिक रह जाता है। आगे होगा आपको यहाँ तक समझ, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसे समझ आ रहा है और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है। इसके बारे में तो ज़रूर बताना। बहुत अच्छी चल रही है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।